तो जो हमारा अध्याय 7 है, ये धारा 29 से लेकर धारा 42 तक है, 29 टू 42। तो अधिनियम का प्रवर्तन मतलब लागू होना। अब ये सारी बातें रूल्स रेगुलेशन अपन ने कह दिए, लेकिन भाई ये ग्राउंड लेवल पे आएंगे कैसे, करवाएगा कौन, देखेगा कौन? तो इसके लिए बताया गया है हमारे अध्याय 7 में कि हम एक साथ आएंगे, सातों साथ आएंगे और इसको लागू करेंगे। चलो, तो धारा 29 में क्या है? अधिनियम के प्रवर्तन के लिए उत्तराधिकारी नहीं, उत्तरदायी प्राधिकारी, खाद्य प्राधिकरण और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी इसके लिए उत्तरदायी रहेंगे। यानी एफएसओ, एफएसओडीओ, फूड सेफ्टी कमिश्नर, फूड सेफ्टी अथॉरिटी, ये सब लोग इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। एफएसओ, हर एक एफएसओ अपने क्षेत्र के अधीन इस एक्ट के बने नियमों, इस एक्ट के प्रावधानों और विनियमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा फूड सेफ्टी कमिश्नर और एफएसओडीओ वही शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो एफएसओ को दी जाएंगी। अगला है धारा नंबर 30। धारा 29 से ज्यादा महत्वपूर्ण धारा 30 है। तो मतलब अध्याय 7 में जिसमें प्रवर्तन है, अधिनियम का प्रवर्तन, उसमें धारा नंबर 30 अति महत्वपूर्ण है। धारा 30 क्या कहती है कि राज्य का खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हर एक राज्य का एक खाद्य सुरक्षा आयुक्त होगा जो राज्य सरकार नियुक्त करेगी, फूड सेफ्टी कमिश्नर। फूड सेफ्टी कमिश्नर के पास इसी 30(2) के तहत पावर दी गई है कि वह 1 वर्ष तक के लिए किसी खाद्य को संपूर्ण राज्य या उसके किसी क्षेत्र में प्रतिबंधित कर सकेगा। खाद्य औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण करना, जागरूकता पैदा करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना और कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन की मंजूरी देना खाद्य सुरक्षा आयुक्त के महत्वपूर्ण कार्य हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त अपने कर्तव्यों को एफएसओ और डीओ को हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन एफएसओ को, डीओ को और फूड एनालिस्ट को अपॉइंट करने की पावर छोड़कर। ठीक है, अगली है धारा अपनी 31 काफी महत्वपूर्ण है। फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है और फूड सेफ्टी ऑफिसर और डीओ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण, मतलब कि लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रीकरण। देखो, अगर कोई बड़ा फूड बिजनेस ऑपरेटर है तो उसके लिए लाइसेंस लेना अति महत्वपूर्ण है, लेकिन 31(2) में जो बात कही गई है कि अगर कोई फेरी वाला है या अस्थायी रूप से बेच रहा है, खुदरा विक्रेता है, बहुत ज़्यादा उसका बिक्री नहीं हो रही है, तो ऐसे में उन्हें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करवा के भी खाद्य मानकों के अनुरूप अपने खाद्य को विक्रय कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं। ठीक, तो अनुज्ञापन के लिए कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर आवेदन करेगा और आवेदन करेगा अभी विहित अधिकारी यानी कि डीओ को, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। आवेदन के 2 माह तक कोई कार्रवाई अगर डीओ नहीं करता है तो एफबीओ कारोबार प्रारंभ कर देगा। एक ही क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों और विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए एक लाइसेंस में काम चल सकता है या एक ही लाइसेंस उनके लिए जारी हो सकता है। लेकिन अगर अलग अलग डीओ के एरिया में अगर आपके प्रतिष्ठान हैं तो ऐसे में आपको अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ जाएंगे। आवेदन खारिज अगर हो जाता है या लाइसेंस नहीं दिया जाता है तो ऐसे में अपील की जा सकती है और अपील फूड सेफ्टी कमिश्नर को होगी। यानी डीओ के खिलाफ कोई भी अगर अपील हो रही है तो वो कमिश्नर के पास जाएगा। धारा 32 में है सुधार सूचना। अब सुधार सूचना क्या है भाई? यानी कि भाई हमें गड़बड़ी लग रही है कि तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो तुम अपने सुधार के साथ जवाब प्रस्तुत कर दो 14 दिन में, वरना तुम्हारा लाइसेंस समझो गया।
या तो सस्पेंड करेंगे या फिर खारिजी कर देंगे, मतलब रद्द कर देंगे। तो धारा 32 सुधार सूचना कौन जारी करता है? डीओ जारी करता है। तो डीओ साफ करते हैं। एफबीओ मतलब फूड बिजनेस ऑपरेटर को विनियमों के उल्लंघन पर 14 दिन कम से कम एफबीओ को सुधार हेतु या जवाब दिए जाने हेतु दिए जाएंगे। सुधार सूचना पालन में असमर्थ एफबीओ की लाइसेंस निलंबित कर सकते हैं और सुनवाई का अवसर देते हुए रद्द भी किया जा सकता है। और इसकी अपील एफबीओ कहाँ पहुंच जाएगा? कमिश्नर साहब, डीओ साहब ने हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो 15 दिवस के भीतर जैसे ही डीओ अपना विनिश्चय करता है, 15 दिवस के भीतर एफबीओ अगर चाहे तो फूड सेफ्टी कमिश्नर के पास अपील कर सकता है। अगली धारा है धारा 33। तो भाई धारा 30 पड़ी थी फूड सेफ्टी कमिश्नर, 31 पड़ा था लाइसेंस और रजिस्ट्रीकरण, 32 पड़ी है सुधार सूचना। 31-32 दोनों कौन जारी कर रहा है? डीओ साहब। अगला है धारा 33 प्रतिषेध आदेश। वह न्यायालय सामान्यतः अपनी धारा 68 आएगी, उसमें न्याय निर्णयन के बारे में बताया गया है और उसमें कहा गया है कि एडीएम रैंक के नीचे का कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको राज्य सरकार अधिसूचित करेगी इस एक्ट से संबंधित प्रावधानों को सुनने के लिए। इसके अलावा विशेष न्यायालय भी बनाए जा सकते हैं, अपील अधिकरण भी बनेगा, वो सारी चीजें भी देखेंगे। लेकिन न्यायालय जिसके अधीन एफबीओ को दोष सिद्धि करार दिया गया है प्रतिषेध आदेश जारी करेगा। तो वो न्यायालय प्रतिषेध आदेश जारी करेगा। प्रतिषेध आदेश डीओ साहब नहीं करेंगे, कौन करेगा? न्यायालय, मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। प्रतिषेध आदेश जारी होने पर एफएसओ का क्या काम होगा? तुरंत एफएसओ उठेगा, एक प्रतिषेध आदेश उठाएगा, एफबीओ को पकड़ा देगा, भाई ले। इसके अलावा दूसरी कॉपी उठाएगा, उसको उसके प्रतिष्ठान के जाके चिपका देगा जहां पर सहज दृश्य हो। प्रतिषेध आदेश के उल्लंघन पर 3 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। तो न्यायालय द्वारा आदेशित प्रतिषेध आदेश धारा 33 के उल्लंघन पर क्या होगा? 3 लाख तक का जुर्माना लगेगा। एफबीओ यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर आदेश के 6 माह के पश्चात न्यायालय के समक्ष उपायों, उसके द्वारा किए गए उपायों को रखकर आदेश को हटवा भी सकता है। इसके अलावा भी बीच में भी वो चाहे तो डीओ को आवेदन करके ये प्रमाणित करवा सकता है कि मैंने वो सभी विसंगतियां दूर कर ली हैं जो कि थी, और उस प्रमाण के साथ वो अपना फूड बिजनेस फिर से चालू कर सकता है। अगला है धारा 34 आपात प्रतिषेध सूचना। इमरजेंसी, नाम में ही इमरजेंसी, मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट फिर सुनवाई करेगा, 2-1 साल बाद उसका निर्णय देगा। इमरजेंसी सिचुएशन है कि किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर को काम करने से रोकना है, तो आपात प्रतिषेध सूचनाएं और आदेश। तो एफएसओ डीओ क्या करेगा? खुद या एफएसओ से प्राप्त अधिसूचना रिपोर्ट के आधार पर अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा जिसे आपात प्रतिषेध सूचना कहा जाएगा। वो फूड सेफ्टी कमिश्नर को भेजेगा कि भाई इस एफबीओ पर हमें प्रतिबंध लगाना है, ये चीजें रोकना है। तो इस आपात प्रतिषेध सूचना को जब कमिश्नर हाँ बोल देता है कि ठीक है, अनुमोदित कर देता है, तो ये आपात प्रतिषेध सूचना आपात प्रतिषेध आदेश के रूप में सामने आती है। और आपात प्रतिषेध आदेश जारी होते ही तुरंत एफएसओ पहुंचेगा और क्या करेगा? एक फोटोकॉपी देगा एफबीओ को, दूसरी फोटोकॉपी चिपका देगा। कहाँ चिपकाएगा? जहां भी उसके होटल वगैरह या जो भी होगा, ठीक है। एफबीओ अगर इसका उल्लंघन करता है, भाई फूड सेफ्टी कमिश्नर ने आपात प्रतिषेध आदेश जारी किया है, फाइनल अथॉरिटी तो वही है, तो अगर इसका उल्लंघन किया तो 2 लाख का जुर्माना तो लगेगा, 2 साल की सजा भी होगी। अगला है धारा 35 खाद्य विषाक्तता की अधिसूचना। भाई ये किसी एफपीओ को जारी नहीं करते हैं, ना ही एफएसओ को जारी करते हैं, ये हम जारी करते हैं चिकित्सा व्यवसायियों को। मतलब जो भी डॉक्टर्स, लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर्स जो उस डीओ के क्षेत्रांतर्गत कार्य कर रहे हैं, उनको एफएसओ डीओ अंडर अभिगहित अधिकारी जो रहता है, वो उनसे ये अपेक्षा स्वरूप ये
अधिसूचना जारी करके कि आपके पास जितने भी फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता से संबंधित मामले आए उनकी हमें रिपोर्ट कर देना, ताकि हम जांच कर लें कि भाई और लोगों को तो नुकसान नहीं हो रहा है। अगला है धारा 36। धारा 36 में डीओ, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, तो फूड सेफ्टी कमिश्नर द्वारा एसडीओ से अनिम्न प्रत्येक जिले के लिए एक डीओ होगा। इसके प्रमुख कार्य, तो भाई धारा 36 में इसकी नियुक्ति भी है और धारा 36 में इसके कार्य भी है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, लाइसेंस जारी करना, लाइसेंस निलंबित करना, लाइसेंस रद्द करना। तो लाइसेंस पर लाइसेंस, लाइसेंस पर लाइसेंस कौन जारी करेगा? डीओ। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिपोर्ट प्राप्त करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर से प्राप्त नमूने को उनका विश्लेषण करवाएगा। इसके अलावा कारावास से दंडनीय मामलों के अभियोजन में फूड सेफ्टी कमिश्नर को सिफारिश भेजेगा कि भाई इस पे अपने को मुकदमा चलाना है। जुर्माने से दंडनीय मामलों में अभियोजन की, मतलब जो सिर्फ जुर्माने से संबंधित दंडनीय मामले हैं उनमें अभियोजन की मंजूरी देगा, और जुर्माने के साथ में अगर कारावास से दंडनीय मामले हैं तो उनमें फूड सेफ्टी कमिश्नर को ये सिफारिश करेगा। किसी परिवाद मतलब कोई अपील आई है इसके पास या कोई शिकायत आई है का अन्वेषण करेगा। तो ये नियम मतलब रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती है, शिकायत परिवाद हो सकता है, या फूड सेफ्टी कमिश्नर की लिखित शिकायत भी हो सकती है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में अगर कोई शिकायत करता है लिखित में तो उसकी भी जांच एफएसओ डीओ करेगा, और अन्य कर्तव्य जो फूड सेफ्टी कमिश्नर इसे सौंप दे। अगला है धारा 37, फूड सेफ्टी ऑफिसर। भाई सबसे बड़ा जो अभिनेता है इस एक्ट को लागू करवाने में, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो फूड सेफ्टी कमिश्नर मतलब आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वारा स्थानीय क्षेत्रों के लिए जो केंद्र द्वारा निर्धारित अर्हताओं को पूरा करता हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में नियुक्त करेगा। धारा 38 मतलब धारा 37 सिर्फ इसलिए है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होगी, और अकेली धारा 38 सिर्फ इसलिए इस एक्ट में 101 में से एक धारा बनाई गई है जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर की शक्तियां बताई गई हैं। स्पष्ट रूप से शक्ति लिखा गया है, ड्यूटी नहीं लिखा गया है, कर्तव्य नहीं लिखा गया। कृत्य एफएसओ डीओ में क्या लिखा गया कि उसके कार्य क्या होंगे, लेकिन यहाँ पर धारा 38 में एफएसओ की शक्तियां शब्द का प्रयोग किया गया है, जो 10 अलग अलग पॉइंट में बताई गई, जिसमें बहुत सारी बातें हैं जिनमें एक एक करके अपन देख लेते हैं। जैसे कि नमूने ले सकेगा, सबसे काम तो ये बड़ा नमूना है इसलिए नमूने लेगा। दूसरी चीज, खाद्य वस्तुओं को अभिग्रहित कर सकेगा मतलब सीज कर सकेगा। तीसरी चीज, विश्लेषण के लिए खाद्य विश्लेषक को भेजेगा, बिल्कुल भाई नमूने लेगा तो खाएगा थोड़ी, उसको भेजेगा। एफबीओ की अभिरक्षा में रखने पर मतलब कि अगर उसको ये लग रहा है कि भाई ये अभी जब तक तुम नहीं बेचोगे इस माल को तब तक की रिपोर्ट नहीं आ जाती या इस पे डीओ साहब डिसीजन नहीं ले लेते, तब तक के लिए उसको सीज करेगा, और सीज करके उस फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास ही रखेगा, और उससे क्या करवाएगा, एक बॉन्ड साइन करवा लेगा, जितने भी पैसे का वो खाद्य होगा उतने पैसे का। तो बंद पत्र निष्पादित करेगा कौन? फूड सेफ्टी ऑफिसर। किसी खाद्य परिसर में प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा, इसकी शक्ति होगी किसके पास? फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास। नमूने लेने पर नमूने की मात्रा की कीमत संदाय करेगा फूड बिजनेस ऑपरेटर को। मतलब जैसे कि भाई दूध ले रहा है तो दूध में अगर 100 ml लिया तो 100 ml का पैसा उसको दे के आएगा, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं फोकट में उठा लाएगा। एफबीओ को लिखित में सूचना देकर किसी खराब खाद्य को नष्ट करवा सकेगा। मतलब अगर एफएसओ को यह लगता है कि संबंधित खाद्य इस अवस्था में नहीं है कि उसे किसी को बेचा जा सकेगा या किसी अन्य उपयोग में आ सकेगा, तो ऐसे खाद्य को वो नष्ट करवा सकता है लिखित में सूचना देने के बाद। किसको? फूड बिजनेस ऑपरेटर को। और इस संबंध में बाद में रिपोर्ट ये डीओ को तो करेगा ही। फूड सेफ्टी ऑफिसर तलाशी लेते समय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि अब
भारतीय अ, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का रूप ले चुकी है के प्रावधानों के तहत पुलिस अधिकारी के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले उपबंधों को ध्यान में रखेगा। डीओ के अनुमोदन से फूड बिजनेस ऑपरेटर की लेखा, बही और अन्य दस्तावेज अभिग्रहित कर सकेगा। कौन? एफएसओ। एफएसओ कार्रवाई करते समय एक से अधिक व्यक्तियों को मौजूद रहने को कहेगा और उनके हस्ताक्षर भी लेगा गवाही के रूप में। अभिग्रहित किए गए लेखा और बही को 30 दिन के अंदर उसे लौटा देगा। उसकी फोटोकॉपी ले सकेगा, उससे जो भी नोट करना हो वो नोट कर सकेगा। कोई भी अपद्रव्य अभिग्रहित करने पर, मतलब कोई ऐसा अपद्रव्य मिलता है किसी के पास से, फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास से, तो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी साबित करने का दायित्व उस फूड बिजनेस ऑपरेटर का होगा कि वो वहां क्यों आया, किस लिए आया, और उसका इस्तेमाल वो गलत के लिए नहीं करेगा। अगली है धारा 39। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति होगी धारा 37 में। फूड सेफ्टी ऑफिसर की शक्तियां हैं धारा 38 में। और फूड बिजनेस ऑपरेटर के दायित्व, अकेले दायित्व के लिए एक धारा है धारा 39, जिसमें क्या कहा गया है? कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दायित्व। एक कतिपय मामले क्या है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर तंग करने के लिए किसी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं करेगा, और अगर करेगा तो 1 लाख तक का जुर्माने की सजा एक फूड सेफ्टी ऑफिसर को भी हो सकती है। अगली बात, अगर एफएसओ के खिलाफ कोई झूठी शिकायत करेगा और वो साबित हो गई तो सामने वाला भी 50,000 से लेकर 1 लाख तक के जुर्माने पर हकदायी होगा। अगला है धारा 40। क्या है भाई 40 में है क्रेता द्वारा खाद्य विश्लेषण कराया जा सकेगा। मतलब कोई उपभोक्ता है जो खाना खरीद रहा है या फूड जो अपने बिजनेस ऑपरेटर से कोई वस्तु खरीद रहा है, तो वो खुद भी चाहे तो उसका विश्लेषण करवा सकता है, और इस संबंध में फूड बिजनेस ऑपरेटर को लिखित में सूचना, लिखित में तो नहीं मतलब सूचित करेगा, अपनी मंशा जाहिर करेगा, और इसके संबंध में किसको? खाद्य प्राधिकारियों को सूचित करते हुए जो खाद्य विश्लेषक है उसको नमूना भेज देगा। धारा 41 तलाशी, अभिग्रहण, अन्वेषण और अभियोजन की शक्ति। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर तलाशी, अभिग्रहण, अन्वेषण कर सकेगा और डीओ को इस संबंध में लिखित में सूचना देगा। अगली धारा है धारा 42। धारा 42 क्या है? मुकदमा चलाने की प्रक्रिया। कैसे मुकदमा चलाएंगे? तो देखो, सामान्य प्रक्रिया है। सबसे पहले एफएसओ निकला अपनी फील्ड पर, उसने किसी होटल में रुका, वहां से लिया नमूना, क्योंकि वो है ही नमूना लिया। तो सबसे पहली प्रक्रिया की प्रोसेस क्या होगी? फूड सेफ्टी ऑफिसर नमूना लेगा। नमूना लेकर किसको भेजेगा? 4 पार्ट में लेगा ये। एक तो रख लेगा अपने पास, या फिर अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर लिखित में अनुमोदन मतलब कह रहा है कि भाई प्रयोगशाला को भेजो, तो रेफरल लैब को भेज देगा। अगला, इसमें से 2 नमूने भेजेगा ये डीओ को, 1 नमूना भेजेगा फूड एनालिस्ट को, ठीक है ना, विश्लेषण के लिए। दूसरी प्रक्रिया क्या होगी कि खाद्य विश्लेषक विश्लेषण करके इसकी रिपोर्ट बनाएगा, 14 दिन के अंदर डीओ को भेज देगा। अगली प्रक्रिया, डीओ साहब रिपोर्ट को देखेंगे और रिपोर्ट पर यह निर्णय लेंगे कि वास्तव में वो मानक था या अवमानक था। अगर अवमानक है तो ये अगर जुर्माने से दंडनीय अगर कोई मामला है तो खुद एफएसओ को ये अनुमति देगा कि इस पे अभियोजन चलाया जाए, और अगर दंडनीय के कारावास से दंडनीय अगर कोई मामला है तो फूड सेफ्टी कमिश्नर के पास सिफारिश करेगा कि महोदय इस पर मुकदमा अपने को चलाना है। अगला है धारा अध्याय 8। तो भाई अध्याय 7 समाप्त होता है, अति महत्वपूर्ण अध्याय है। धारा नंबर 29 क्या है? धारा नंबर 29 में है कि इस एक्ट को यानी अधिनियम को प्रवर्तन करने वाले उत्तरदायी कौन होगा, अधिकारी कौन होगा? तो अधिकरण और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स इसके लिए उत्तरदायी रहेंगे। धारा 30 में फूड सेफ्टी कमिश्नर है। धारा 31 में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है। धारा नंबर 32 में है सुधार सूचना,
डीओ जारी करेगा, लाइसेंस भी डीओ जारी करेगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन डीओ जारी नहीं करेगा, रजिस्ट्रेशन वो कहीं से भी लोकल अथॉरिटी से करवा सकते हैं। अगला धारा नंबर 33, तो भाई 33 में है प्रतिषेध आदेश जो कि न्यायालय जारी करेगा, जहां पर भी दोष सिद्धि अगर हो जाती है तो। धारा 34, अब धारा 34 में भाई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपात प्रतिषेध सूचना जारी करेगा डीओ, और उसके आधार पर फूड सेफ्टी कमिश्नर जारी करेगा आपात प्रतिषेध आदेश। अगली है धारा 35, धारा 35 में क्या है, खाद्य विषाक्तता की अधिसूचना चिकित्सा व्यवसायियों को जारी करेगा डीओ साहब। धारा 36 में डीओ की अपॉइंटमेंट और डीओ के कर्तव्य हैं। धारा 37 में एफएसओ की अपॉइंटमेंट है। धारा 38 में एफएसओ के शक्तियां हैं। धारा 39 में एफएसओ के दायित्व है, वही तंग नहीं करेगा, नहीं तो खुद तंग हो जाएगा। धारा 40 में क्या है कि क्रेता विश्लेषण करवा सकता है। धारा 41 में क्या है, तलाशी, अभिग्रहण, अभियोजन की शक्ति, और धारा 42 में अभियोजन चलाने की शक्ति। अगला है अध्याय 8, अध्याय 8 में है फूड एनालिस्ट मतलब खाद्य विश्लेषक। तो खाद्य विश्लेषक के अपॉइंटमेंट धारा 45 में है, लेकिन धारा 43 भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थाओं और परामर्श खाद्य प्रयोगशालाओं की मान्यता, और 43(2) के तहत फूड सेफ्टी अथॉरिटी परामर्श खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी या परामर्श खाद्य प्रयोगशाला के रूप में उन्हें क्या सर्टिफिकेट मतलब उन्हें नियुक्त कर सकेगी। अगला है धारा 45, तो खाद्य विश्लेषक फूड सेफ्टी कमिश्नर द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अर्हताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति को फूड एनालिस्ट खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त कर सकेगी। तो भाई 3 अति महत्वपूर्ण अधिकारी या कर्मचारी आ चुके हैं, 4 मान लो। एक तो धारा 30 में है फूड सेफ्टी कमिश्नर, अब वो अपॉइंट करेगा 3 लोगों को, किनको, धारा 36 में अपॉइंट करेगा डीओ को, धारा 37 में अपॉइंट करेगा एफएसओ को, धारा 45 में अपॉइंट करेगा फूड एनालिस्ट को। अगला है धारा 46, फूड एनालिस्ट के कार्य। तो भाई जो भी नमूना प्राप्त होगा 14 दिन के भीतर रिपोर्ट करेगा डीओ को, विश्लेषण करेगा या करवाएगा। धारा 47 में है नमूना लेना और विश्लेषण करना, तो भाई 4 भाग होंगे, जिसमें से 2 डीओ के पास जाएंगे, एक फूड एनालिस्ट के पास जाएगा, एक भाग प्रयोगशाला के पास जाएगा। अगर अगला है अध्याय 9, और 9 में है नाल ठोक दी। 9 में नाल कैसे ठोकेंगे, शास्तियां लगाएंगे और दंड देंगे, तो शास्तियां एवं दंड। इसमें धारा 51 से धाराएं अति महत्वपूर्ण है। धारा 51 में इसमें क्या है, इसमें धाराएं याद रखना अति महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें जो काम कर रहे हैं और उस उस अपराध के लिए क्या दंड या क्या जुर्माना है वो याद रखना अति महत्वपूर्ण है। तो धारा 51 में है अवमानक खाद्य, मतलब कि मानक का खाद्य नहीं है, वो अगर बेचेगा या रखेगा या मंगवाएगा या जो भी चीज है वो 5 लाख तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। अगला है धारा 52 में है मिथ्या छाप, मतलब कि मिथ्या छाप, गलत लेबल का इस्तेमाल करके अगर वो बेचेगा, रखेगा, मंगवाएगा, जो भी करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, तो वो 3 लाख तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। अगला धारा 53 में है भ्रामक विज्ञापन। तो भाई आप विज्ञापन से बहुत सारे लोगों का नुकसान करोगे एक साथ, तो इसमें छोटा मोटा अपन सजा नहीं दे सकते, इसमें 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। तो 51, 52, 53 बैक टू बैक याद रखना है। सबसे पहले है अवमानक खाद्य, 5 लाख तक का जुर्माना। दूसरा है मिथ्या छाप, 3 लाख तक का, और भ्रामक विज्ञापन तो 10 लाख। तो 5, 3, 10, 51, 52, 53 अवमानक, मिथ्या छाप और भ्रामक, अवमानक, मिथ्या छाप और भ्रामक। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। धारा 55
फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन करने में असमर्थ व्यक्ति 2 लाख तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। मतलब एफएसओ ने बोला भाई तुम्हारे यहाँ गड़बड़ी है, तुम्हारे यहाँ गंदगी है, तुम्हारे यहाँ मिलावट है, सही कर लो, नहीं करोगे तो 2 लाख की चपेट लगेगी। ठीक। अगला है धारा 57, अपद्रव्य रखने पर, मतलब कि खराब पदार्थ या ऐसे केमिकल्स रखने पर जो कि मानकों के अनुकूल नहीं है। तो अपद्रव्य रखने पर अगर वो अपद्रव्य हानिकारक नहीं है तो 2 लाख तक का जुर्माना, और अपद्रव्य हानिकारक है तो 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। ठीक है ना। तो भाई 10 लाख वाले तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने ही पड़ेंगे 10 लाख, क्योंकि 10 लाख ही मैक्सिमम इसमें जुर्माना है। धारा 59, तो धारा 59(1) में पहले क्या था कि असुरक्षित खाद्य अगर है तो उसमें 6 माह तक का कारावास था और 1 लाख का जुर्माना था। लेकिन इसे 2023 में अमेंड करके क्या कर दिया गया, 3 माह का कारावास और 3 लाख का, तो 3-3 कर दिया। 3-3, 6 एक था तो 3-3 कर दिया। 3 माह का कारावास, 3 लाख का जुर्माना, 3 माह का कारावास, 3 लाख का जुर्माना। लेकिन ऐसा असुरक्षित खाद्य जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाए, फिर तो भाई बहुत बड़ी बात कर दी आपने। और इस पूरे एक्ट में अगर सबसे बड़ी सजा अगर कहीं पर है तो वो इसी धारा 59 में है कि असुरक्षित खाद्य जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो सामने वाला फूड बिजनेस ऑपरेटर 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष की सजा जो कि अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकेगी और 10 लाख तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। अगली अपनी धारा है धारा 61, मिथ्या सूचना के लिए दंड। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अमेंड किया गया है। इसमें क्या संशोधन किया गया है, तो इसमें पहले 3 मास का कारावास था, तो उस 3 मास के कारावास को काट दिया, उसकी जगह क्या लिखा, 2 लाख का जुर्माना जो था उसे भी काट दिया, उसकी जगह 10 लाख का जुर्माना कर दिया। मतलब 3 माह 2 लाख था, उसकी जगह उसको काट के 10 लाख का जुर्माना कर दिया। तो अगर कोई झूठी सूचना देता है किसी के खिलाफ तो उसे 10 लाख तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 61। धारा 63, तो 31(2) जिसमें कि फूड रजिस्ट्रेशन है, यानी छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर को छूट दी गई है बिना लाइसेंस के काम करने की। तो बिना लाइसेंस के काम करने वालों को छोड़कर जिनको लाइसेंस की जरूरत है, अगर बिना लाइसेंस के काम करेंगे तो वह 10 लाख तक के जुर्माने से दंडनीय होंगे। तो पहले 3 माह का कारावास और 1 लाख का जुर्माना था, जिसे संशोधित करके 10 लाख का जुर्माना कर दिया। तो देखो 2023 में क्या किया गया, इसमें देखो 2 बार ही संशोधन हुए हैं इस एक्ट में। एक तो 2008 में हुआ, 2008 में क्या कर दिया गया था, कुछ परिभाषाएं बदली गई थी। इसके साथ ही जो अध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 वर्ष है वो निर्धारित की गई थी। 2023 में जो अमेंड हुआ वो धारा 59, 61 और 63 में किया गया। 59 में क्या किया गया, जो 59(1) था उसमें 3 मास का कारावास और 1 लाख का जुर्माना हटाकर 6 माह का कारावास हटाकर उसको 3 माह कर दिया गया और 1 लाख का जुर्माना बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। मतलब 59, 61 और 63 इन तीनों में क्या किया गया कि कारावास को कम या हटाते हुए जुर्माने को बढ़ा दिया गया, क्योंकि जुर्माना लगाना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान होता है बजाय सजा देने के, उसकी प्रक्रिया लंबी होती है। तो 59(1) के तहत क्या किया गया, 3 माह का कारावास कर दिया गया और 3 लाख का, तो 3-3 कर दिया गया। जबकि 61 और 63 में कारावास और जुर्माने को हटाते हुए 10 लाख 10 लाख कर दिया गया। तो बस 10 लाख 10 लाख याद रखो। 61, 63, 61 में मिथ्या सूचना देने पर और 63 में बिना लाइसेंस के फूड बिजनेस करने पर। अगला है धारा 64, पश्चातवर्ती दोष सिद्ध के लिए दंड। तो भाई अगर रिपीट करोगे आप तो आपको जो भी अपराध के लिए दंड था उसका 2 गुने से आपको क्या करेंगे अपन, सजा मिलेगी। अगला है धारा 65, तो उपभोक्ताओं की क्षति या मृत्यु पर प्रतिकार। तो न्यायालय, जो भी न्यायालय इसका प्रकरण सुन रहा है, तो मृत्यु की दशा में न्यूनतम 5 लाख तक का प्रतिकर देगा, घोर क्षति की दशा में अधिकतम 3 लाख
और सामान्य क्षति की दशा में अधिकतम 1 लाख तक प्रतिकर दे सकेगा। तो भाई घोर क्षति और क्षति में अधिकतम 3 लाख 1 लाख, वही मृत्यु की दशा में न्यूनतम 5 लाख, मतलब ज्यादा भी दे सकता है। चलो अगला, धारा 66 में है कंपनी द्वारा अपराध और इसके लिए निदेशक या संचालक उत्तरदायी रहेंगे जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि ऐसा कार्य या ऐसी घटना उनकी सूचना के बिना हुई है या की गई है। अगला है अध्याय 10, मतलब बस अब तो हम बनाएंगे विशेष न्यायालय, अपील अधिकरण, न्याय अधिकरण। ठीक है, तो अध्याय 10, न्याय निर्णयन और खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण। धारा 68 में है न्याय निर्णयन, यानी कि एडीएम से अनिम्न पंक्ति का अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित करेगी इसके मामलों को सुनने के लिए। धारा 69 में क्या है, 69 में कि फूड सेफ्टी कमिश्नर डीओ को 31(2) वाले एफबीओ के खिलाफ, मतलब जो छोटे बिजनेस ऑपरेटर है, समन भेज सकेगा। तो समन भेज सकने की पावर है किसको, फूड सेफ्टी कमिश्नर को, डीओ की सिफारिश पर, और 1 लाख तक के समन भेज सकेंगे और समन भरने पर सामने वाले पर कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं होगी। अगला है धारा 70। धारा 70 है खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण। खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण, तो भाई धारा 68 में जो भी व्यक्ति दोष सिद्ध पाया जाएगा या जो पीड़ित होगा वो अगर न्याय से असंतुष्ट है तो वो धारा 70 के अधीन गठित अपील प्राधिकरण को अपनी अपील कर सकेगा। तो धारा 68 के न्याय निर्णय की अपील हेतु एक या अधिक अपील अधिकरण राज्य या केंद्र सरकार स्थापित कर सकेगी और इसका जो अध्यक्ष होगा वो पीठासीन अधिकारी कहलाएगा और पीठासीन अधिकारी वह होगा जो जिला न्यायाधीश हो या रहा हो। इसके अलावा खास बात क्या है कि खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण एक सदस्यीय होगा, सिर्फ एक 1 मेंबर बॉडी होगा और सेवा शर्तें वेतन केंद्र सरकार निर्धारित करेगी पीठासीन अधिकारी के। अगला है अधिकरण के निर्णयों की अपील 60 दिवस के भीतर हाई कोर्ट में हो सकेगी। मतलब यहां भी अगर असंतुष्ट है सामने वाला तो वो काम पहुंच जाएगा हाई कोर्ट। अगला है धारा 74 74, विशेष न्यायालय और लोक अभियोजक की स्थापना या अपॉइंटमेंट। तो विशेष न्यायालय केंद्र सरकार या राज्य सरकार कर सकेगी। 3 वर्ष से अधिक कारावास वाले मामलों के संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के परामर्श करके जितने आवश्यक हो विशेष न्यायालय बना सकती है। ठीक है ना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। धारा 74 विशेष न्यायालय। अगला है धारा 76 अपील। तो विशेष न्यायालय के विरुद्ध अपील 45 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में की जा सकेगी। तो देखो धारा 68 के तहत न्याय निर्णय ने एडीएम के हाई कोर्ट के खिलाफ जाएगा धारा 70 के खिलाफ गठित खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण में। खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण के खिलाफ अगर अपील होगी तो वो हाई कोर्ट में होगी 60 दिनों के भीतर। धारा 74 में है विशेष न्यायालय, इसके खिलाफ अपील होगी हाई कोर्ट में धारा 76 के तहत और 45 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में करी जा सकती है। धारा 77 में क्या लिखा गया है कि अगर 1 वर्ष से ज्यादा पुराना अगर कोई मामला हो चुका है तो उस पर कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा, लेकिन फूड सेफ्टी कमिश्नर की लिखित सिफारिश पर 3 साल तक के मामलों में सुनवाई की जा सकेगी। अगला है अध्याय 11 जिसमें वित्त लेखा परीक्षा और रिपोर्ट है जो 81 से 84 तक है। इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण 84 ही है जिसमें प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट है। तो यह रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भेजेगा। तो राज्य सरकार को भी भेजेगा, केंद्र सरकार को तो भेजेगा ही। ठीक है ना। अगला है अध्याय 12 जो प्रकीर्ण है और इसमें धारा 85। धारा 85 में क्या है, प्राधिकरण को केंद्र सरकार का मतलब केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को निर्देश जारी करने की शक्ति कि भाई तुम ऐसे काम करो, ये काम करो, वो काम करो। अगला है धारा 86, तो राज्य सरकार को निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति। तो केंद्र सरकार धारा 85 में फूड अथॉरिटी को देगा निर्देश, धारा 86 में राज्य सरकार को देगा। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
अगला है धारा 91, अति 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 महत्वपूर्ण, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। धारा 92, फूड सेफ्टी अथॉरिटी की विनियम बनाने के, विनियम, नियम नहीं, विनियम बनाने की शक्ति। तो इस एक्ट के प्रावधानों के तहत और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत रहते हुए फूड सेफ्टी अथॉरिटी नियम नहीं, सॉरी, विनियम बना सकेगी धारा 92 के तहत। ठीक है ना। अगला है धारा 94, 94 में है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत, प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए विनियमों के तहत रहते हुए राज्य सरकार उपबंध कर सकेगी। ठीक है ना। धारा 94। तो धारा 91 केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, धारा 92 प्राधिकरण का विनियम बनाने की शक्ति, धारा 94 राज्य सरकार के नियमों का उपबंध करने की शक्ति। अगला है धारा 95, जिसमें राज्य सरकार फूड सेफ्टी कमिश्नर को ये दायित्व सौंप सकती है कि फूड के संबंध में दोष सिद्धियों को लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी कार्रवाई करने के लिए पुरस्कृत कर सकता है और पुरस्कार चालू कर सकता है। अगला धारा 97 है निरसन एवं व्यावृत्तियां, यानी जो इस अधिनियम की अनुसूची 2 के तहत प्रावधान दिए गए हैं या एक्ट या ऑर्डर लिखे गए हैं, उनको निरसित समझे जाएंगे। ये धारा 97 में है। धारा 99 में क्या है कि दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 को इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से फूड सेफ्टी अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया विनियम समझा जाएगा। मतलब एक हिसाब से पहला रेगुलेशन जो कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया, जो कि जारी नहीं किया गया लेकिन जारी किया गया धारा 99 के तहत, वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 है, जिसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रेगुलेशन 1992 के रूप में आगे जाना जाएगा। धारा 100 में है शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल और शिशु खाद्य अधिनियम 1992 में संशोधन किया गया इस धारा के तहत। और क्या किया गया कि इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 लिखा गया है, उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, और जहां जहां फूड इंस्पेक्टर लिखा गया है वहां वहां फूड सेफ्टी ऑफिसर रिप्लेस हो जाएगा। धारा 101 अति महत्वपूर्ण है। इसका एक बार 2007 में भारत सरकार द्वारा उपयोग भी किया गया। तो कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति 2007 में इसी के तहत इस एक्ट के उत्तरदायी मंत्रालय को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से हटाकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कर दिया गया 2007 में। तो भाई इसमें 2 अनुसूचियां भी हैं। एक्ट समाप्त होता है अपना। एक्ट में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले कि कुछ महत्वपूर्ण धाराएं, सारे पूरे एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं को मैं एक साथ बता देता हूं।